नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार साईं। अरुण जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार। आधार प्रकाशन के YouTube चैनल में मैं दीप्ति सारस्वत सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आधार प्रकाशन के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर आधार प्रकाशन ने आधार लेखक पाठक संवाद YouTube लाइव की शुरुआत हाल ही में की है। इस कड़ी में आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आधार प्रकाशन से प्रकाशित 2023 के चर्चित कविता संग्रहों पर नमस्कार चर्चा और आधार प्रकाशन के YouTube चैनल में मैं दीप्ति कविता संग्रह है सभी दशहरा का स्वप्न हरा है, अरुण आदित्य, चिड़िया की आंख भर रोशनी में, अच्युतानंद मिश्र, इस आदमी को बचाओ, अजेय, दुनिया के होने की आवाज, प्रदीप सैनी। दोस्तों, नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बीच मौजूद समकालीन हिंदी आलोचना का मुखर नाम विनोद शाही जी। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास एक उत्तर औपनिवेशिक विमर्श, ईश्वर के बीज, साहित्य के नए प्रतिमान, कथा की सैद्धांतिकी, संस्कृति और राजनीति, इतिहास चोर, निर्बीज, हिंदी आलोचना की सैद्धांतिकी, प्राच्यवाद और प्राच्य भारत जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण पुस्तकें साहित्य जगत को सौंपी हैं। श्रीमान जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं अरुण आदित्य जी। अरुण आदित्य जी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। अरुण जी की पुस्तक धरा का स्वप्न हरा है से गुजरते हुए मैंने पाया कि आप कठिन से कठिन विचारों को, क्रूर यथार्थ को बिल्कुल सुलझे हुए अंदाज में, सरल सुंदर शैली में प्रस्तुत करते हैं। आप भावपूर्ण, सौम्य और प्रांजल भाषा के धनी हैं और मुझे लगता है अरुण जी दुनिया को एक निश्चित दूरी से देखते हैं। आपके लेखन के जरिए पाठक को भी आप अपनी नजर से दुनिया दिखाते हैं और यह दूरी बिल्कुल उतनी ही होती है जितनी पुस्तक पर लिखे अक्षरों को स्पष्टतम देखने के लिए आंखों और पुस्तक के बीच होनी चाहिए। अरुण जी, आज के इस कार्यक्रम में मैं दीप्ति सारस्वत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप हमारे बीच धन्यवाद मौजूद हैं। दीप्ति जी। थैंक यू सर। हमारे बीच मौजूद हैं अच्युतानंद मिश्र जी। मिश्र जी के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं अपने दर्शकों के साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहूंगी कि प्रखर आलोचक एवं कवि अच्युतानंद मिश्र के आधार प्रकाशन से प्रकाशित कविता संग्रह चिड़िया की आंख भर रोशनी में को 3rd KIF बुक अवार्ड फॉर पोएट्री लॉन्ग लिस्ट में चुना गया है। अच्युतानंद जी, आधार प्रकाशन परिवार की ओर से इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्युतानंद जी बोकारो झारखंड से आते हैं। आपको पढ़ते हुए मैंने पाया कि कवि मानो हलधर है। वह हल चलाता हुआ धरती की सतह से 4 इंच गहरे जाकर कविता कहता है, जो भीतर कहीं दबा दुबका है और कायदे में सबको दिखना चाहिए। कवि उसे दुनिया को खोद खोद के दिखाता है। अच्युतानंद जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच मौजूद हैं अजेय जी और कार्यक्रम ज्वाइन करते समय ही हम समझ गए थे कि आप आते हैं किसी दुर्गम क्षेत्र से। हिमाचल से अजय जी दुर्गम क्षेत्र लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। आपकी पुस्तक इस आदमी को बचाओ पढ़ते हुए आपकी कविताएं अखरोट सी लगी। घने जंगल के बीच उगा अखरोट का कोई विशाल प्राचीन पेड़ हो जैसे,
जिस तक बस मासूम पंछियों और गिलहरियों की ही पहुंच हो। इन कविताओं को या तो मासूमियत डिकोड कर सकती है या फिर कोई जीनियस। अजय जी की आज के कार्यक्रम में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अजय जी, हमारे बीच चौथे कवि हैं प्रदीप सैनी जी। यंग हैं, सबसे यंग हैं हम सबके बीच में। आज के कार्यक्रम में प्रदीप सैनी जी हमारे साथ हैं जिला सिरमौर से, पांवटा साहिब से, हिमाचल प्रदेश से ही आप संबंध रखते हैं। आपकी पुस्तक दुनिया के होने की आवाज इस वर्ष की बहुचर्चित पुस्तकों में शामिल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आपकी पुस्तक में पानी है, प्यास है, यात्राएं हैं, ऊष्मा ऊर्जा आग है, किंतु तृप्ति नहीं, शांति नहीं, मंजिल नहीं, ऐसा मैंने पाया है। एक रोचक बात और, आप इस पुस्तक में से किसी इस पुस्तक में से किसी उपन्यास की तरह से कोई पाठक गुजरता है, सलीके से पन्ना दर पन्ना, एक सिरे से अंत तक। प्रदीप जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। शुक्रिया दीप्ति। कार्यक्रम में कविता पाठ का आरंभ होने जा रहा है और कविता पाठ के लिए मैं सबसे पहले अरुण आदित्य जी को आमंत्रित करती हूँ। अरुण जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीप्ति जी। सर, पहली कविता है पहाड़ झांकता है नदी में। आवाज आ रही है दीप्ति जी? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट है, आप शुरू करें। पहाड़ झांकता है नदी में और उसे सिर के बल खड़ा कर देती है नदी। लहरों की लय पर हिलाती डुलाती नचाती कपकपाती है उसे। पानी में कांपते अपने अक्स को देखकर भी कितना शांत निश्चल है पहाड़। हम आंकते हैं पहाड़ की दृढ़ता और पहाड़ झांकता है अपने मन में। अरे मुझ अचल में इतनी हलचल, सोचता है और मन ही मन बुदबुदाता है। किसी नदी के मन में झांकने की हिम्मत ना करे कोई पहाड़। दूसरी कविता है इस आग के पीछे क्यों पड़े हैं लोग। कुछ दिनों पहले तोड़। इस आग के पीछे क्यों पड़े हैं लोग। जी, कुछ दिनों पहले मिला मुझे एक विचार, आग का एक सुर्ख गोला, सुबह के सूरज की तरह दहकता हुआ बिल्कुल लाल। और तब से इसे मैं दिल में छुपाए घूम रहा हूँ, चोरों बटमारों झूठे यारों और दुनियादारों से बचाता हुआ। सोचता हूँ कि सबके सब क्यों पड़े हैं इस आग के पीछे। उस दोस्त का क्या करूं जो इसे गुलाब का फूल समझ अपनी प्रेमिका के जूड़े में खोस देना चाहता है। एक चटोरी लड़की इसे लाल टमाटर समझ दोस्ती के एवज में मांग बैठी है। वह इसकी चटनी बना मूंग के भजिए के साथ खाना चाहती है। माननीय नगर सेठ इसे मूंगा समझ अपनी अंगूठी में जड़ना चाहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार मूंगा ही बचा सकता है उनका भविष्य। राजा को भी जरूरत आ पड़ी है इस चीज की। मचल गया है छोटा राजकुमार इसे लाल गेंद समझ। लिहाजा राजा के सिपाही मेरी तलाश में हैं। और भी कई लोग अलग अलग कारणों से मुझसे छीन लेना चाहते हैं। यह आग हिरण की कस्तूरी जैसी हो गई है यह चीज कि इसके लिए कत्ल तक किया जा सकता हूं मैं। फिर इतनी खतरनाक चीज को आखिर किस लिए दिल में घूम रहा हूं मैं। दरअसल मैं इसे उस बुढ़िया के ठंडे चूल्हे में डालना चाहता हूं जो सारी दुनिया के लिए भात का अदहन चढ़ाए बैठी है और सदियों से कर रही है
इसी आग का इंतजार। वाह, क्या क्या बात है। बहुत खूब सर। जी। अगली कविता है कोहरा। जी। आजकल कोहरे का मौसम है। कोहरा। कई दिनों से छाया हुआ है कोहरा घना, कपकपाती ठंड और सूरज का कहीं अता पता नहीं। जहां तक नजर जाए बस धुआं ही धुआं, और धुएं में उलझे जल बिंदु अति सूक्ष्म। जरा सी दूर की चीज भी नजर नहीं आ रही साफ साफ। टीवी अखबार से ही पता चलता है कि क्या हो रहा है हमारे आसपास। 45 रेलगाड़ी से कट मरे, 54 सड़क दुर्घटनाओं में, 140 ठंड से, अलग अलग कारणों से मरे नजर आते हैं ये 239 लोग। और वास्तव में तो ये कोहरा ही है इनकी मौत का जिम्मेदार। इनके अलावा और कितने लोग और कितनी चीजें हुई हैं इस कोहरे की शिकार। इसका हिसाब तो मीडिया भी कैसे दे सकता है जो स्वयं है इस धुंध की चपेट में। जब इस तरह घना हो तो कोहरे में देखते हुए सिर्फ कोहरे को ही देखा जा सकता है, और उसे भी बहुत दूर तक कहाँ देख पाते हैं हम। थोड़ी दूर का कोहरा दिखने ही नहीं देता बहुत दूर के कोहरे को, और बहुत पास का कोहरा भी कहाँ देख पाते हैं हम। घने से घने कोहरे में भी हम साफ साफ देख लेते हैं अपने हाथ पांव। इसलिए लगता है कि एक कोहरा मुक्त वृत्त में है हमारी उपस्थिति, जबकि हकीकत में इस वृत्त में भी होता है कोहरा उतना ही घना कि 10 गज दूर खड़ा मनुष्य भी नहीं देख सकता हमें। ठीक उसी तरह जैसे उसे नहीं देख पाते हैं हम। इस घने कोहरे में जब जरा से फासले पर खड़ा मूर्त मनुष्य ही नहीं दिखता मनुष्य को, तो मनुष्यता जैसी अमूर्त चीज के बारे में क्या कहें। महर्षि पाराशर, आपने अपने अति सुख के लिए रचा था जो कोहरा, देखो कितना कोहराम मचा है उसके कारण। इस बात से पता नहीं तुम खुश हो गए या दुखी कि धुंध रचने के मामले में तुम्हारे वंशज भी कुछ कम नहीं। अपनी अपने स्वार्थ के लिए, और कभी कभी तो सिर्फ चुगल के लिए ही रच देते हैं कोहरा ऐसा खूबसूरत कि उसमें भटकता हुआ मनुष्य भूल जाता है धूप ताप और रोशनी की जरूरत। भूल ही नहीं जाता, बल्कि कभी कभी तो उसे अखरने भी लगती हैं ये चीजें जो करती हैं इस मनोरम धुंध का प्रतिरोध। दीप्ति जी, कितनी देर पढ़ना है? जी सर, आप अपनी एक छोटी कविता और सुना सकते हैं। जी। आखिरी कविता है लोटे। देवताओं को जल चढ़ाने के काम आते रहे कुछ, कुछ ने वजू कराने में ढूंढी अपनी सार्थकता। प्यासे होठों का स्पर्श पाकर ही खुश रहे कुछ, कुछ को मनुष्य ने नहाने या नित्य कर्म का पात्र बना लिया। बहुत समय तक अपनी अपनी भूमिका में सुपात्र बने रहे सब, पर आजकल बदल गई हैं इनकी भूमिकाएं। जल चढ़ाने और वजू कराने वाले लोटे अब अक्सर लड़ते झगड़ते हैं, और बाद में शांति अपीलें जारी करते हैं। काफी सुखी हैं ये लोटे, पर सबसे ज्यादा सुखी हैं वे जो बिना पेंदी के हैं। परेशान और दुखी हैं वे जो किसी की प्यास बुझाना चाहते हैं। जगमग के इस दौर में लोटों का क्या काम। राष्ट्रीय लुढ़कन के इस दौर में जब गेंद की तरह इस पाले से उस पाले में लुढ़क रही हैं अंतरात्माएं, कितना आसान है वोटों का लोटों में तब्दील हो जाना। ये जो आसानी है कितनी बड़ी परेशानी है। धन्यवाद दीप्ति जी। जी सर, आसानी ही परेशानी है।
और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अच्युतानंद जी को। अच्युतानंद जी, कृपया हमारे दर्शकों को अपनी कुछ रचनाओं का आनंद। सभी को नमस्कार और नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। ये पहली कविता है, उतनी ही आवाज। कोयले की कड़वी गंध फैलती है, भोर हो रही। सिंदूरी आसमान में चमकते हैं बादल के टुकड़े। माँ का चेहरा सपाट है, दृश्य बेरंग जैसे। सड़क पर टहल रही है गाय, पीतल की घंटी में गूंजता समय। एक औरत बुहार रही है पत्ते, कलकत्ते से आई ट्रेन रुक गई। छुक छुक करता दिन शुरू हुआ, 20 बरस बाद भी दिन ऐसे ही शुरू होता है। 20 बरस बाद माँ का चेहरा पोपला मगर उतना ही सपाट। 20 इतनी मृत्यु, इतनी हत्या, इतना चीत्कार। 20 बरस बाद भी सूखे पत्तों को बुहारते आती है उतनी ही आवाज। ये दूसरी कविता है जो संग्रह का शीर्षक भी जिस से है, चिड़िया की आंख भर रोशनी में। पहाड़ों को पता है अपनी ऊंचाई का, समुद्र जानते हैं अपना विस्तार। नदियों को मालूम है सरलता का महत्व। फूल जानते हैं रस को भीतर बचाए रखने का हुनर। दरवाजे अपनी छाती पर थामे रखते हैं विपत्ति। सड़कें बनाए रखती हैं दुनिया के वृत्त को सपाट। पहुंचने और छूने की इच्छाएं बनाती हैं आकाश। सोचने के विस्तार ने खोजा क्षितिज। रोशनी में छिपी है सूक्ष्मता, अंधकार ने बचाया अनिश्चितता। मृत्यु ने सिखाए खेल के नियम, चुंबन ने बचाया स्पर्श, हाथों ने निर्मित किया साथ। इन सब से मिलकर बना आदमी, आदमी का दिमाग, आदमी का दिल, आदमी का एहसास। जो करता है हत्या, पीता है रक्त, और बहुत दुर्लभ क्षणों में चिड़िया की आंख भर रोशनी में लिखता है कविता। अगली कविता है, क्या तुमने देखा। जब वह बांस की महीन खपचियों से बुन रही थी टोकरी, वह देख रही थी सपना, क्या तुमने देखा। जब वह तपती धूप में गोबर से लीप रही थी 3 आंगन वाले तुम्हारे घर को, वह लिख रही थी एक लंबी कविता, क्या तुमने देखा। जब वह पछीट रही थी तुम्हारे असंख्य जोड़ी कपड़े, वह धरती को थपका कर सुला रही थी, क्या तुमने देखा। नहीं, तुम नहीं देख पाओगे वह सब कुछ। आखिर दुनिया घृणा की बंद आंखों से नहीं, स्नेह की खुली आंखों से देखी जाती। यकीन न हो तो पूछना अपनी बुढ़िया दादी से भेद वाली वह बात। जब पैदा होने को थे तुम्हारे पिता, तो नाल काटने को बुलाया था उसे। उसके हाथ में था ब्लेड का एक टुकड़ा। बंद कमरे में बेहोश थी दादी और किलक रहे थे। एक कविता और है। जी सर, स्वागत। शिरीष के फूल। उसे भूल चुका हूँ, उसे नहीं भूल सका जहां उससे मुलाकात हुई थी। ऐसा कई बार मेरे साथ होता है, कुछ चीजें आसान होते हुए भी कठिन बनी रहती। अक्सर तो कुछ चीजें इसलिए नहीं भूल पाता कि लगता है इन्हें भूल जाना चाहिए। पुराने दोस्तों के चेहरे अब याद नहीं आते, लेकिन गली के बाईं ओर के मकान की बारिश में भीगती हरी खिड़की नहीं भूलती। भूलने से याद रखने का संबंध विपरीत का नहीं। दुख को भूलना सुख को याद करना नहीं, और कभी कभी तो भूले को याद करने से बड़ा सुख कोई नहीं। परीक्षाओं के बाद अप्रैल की गर्मी में स्कूल का बस्ता टांगे जब गुजरता उस रास्ते से, शिरीष के फूल के ऊंचे वृक्ष की छाया में रुक कर इंतजार करना बड़ा सुख था। अब वो चेहरा
थोड़ा थोड़ा रोज भूलता जा रहा, लेकिन शिरीष के फूल की वह गंध भूल नहीं सकता। उसकी याद शिरीष का एक फूल है, अप्रैल में फूलता। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अच्युतानंद जी। और मुझे लेखक को सुनना अपने आप में, उसकी आवाज में कविताओं को सुनने से कविताओं के नए अर्थ खुलते हैं। पाठक तो अपनी समझ से खुलता है, पर लेखक की आवाज में सुनने से हर कविता का नया अर्थ खुलता है, नए स्तर पे कविता ले जाती है हमें। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी अजय जी का कार्यक्रम में। अजय जी, कृपया अपनी कुछ एक रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाएं। आपका स्वागत है सर, अजय जी। पहली कविता पढ़ रहा हूं, जंगल का राजा। जैसा कि हम सब ने सुन रखा है, तुमने भी सुना होगा, उस बियावान पर एक शेर की नजर गड़ी रहती है। जहां वहां कोई शेर दम साधे खड़ा रहता है। वो बियाबान उस शेर की चुनी हुई जगह होती है, क्योंकि एक शेर चाहते हुए भी कहीं भी रह लेने की छूट नहीं ले सकता। क्योंकि शेर बने रहने के लिए जरूरी है कि वो सबको नजर में रखे और खुद किसी को नजर ना आए। और इस तरह बेहिसाब ऊर्जा लग जाती है एक शेर को शेर बने रहने में। शेर बने रहना यानी आंखों में हर पल खून उतारे रखना। शेर बने रहना यानी कि कंधों की पेशियों को पेड़ की जड़ों की तरह जकड़े रखना। शेर बने रहना यानी गर्दन की नसों को पुल के तारों की तरह ताने रखना। क्योंकि शेर बने रहना यानी जरूरत से ज्यादा जगह घेरे रखना और लगातार अपनी चीजों पर नजर गड़ाए रखना और लगातार अपने बियावानों की सीमाएं फैलाना। शेर बने रहना यानी कि शेर ही बने रहना, जो कि राजा होता है जंगल का या कहीं का भी जहां रहना उसे पसंद है। ऐसे में कहाँ वो हमेशा एक शेर बने रह पाता होगा। जब जब कोई पुराना शेर चुकने लगता होगा, तब तब कोई नया शेर उगने लगता होगा। मेरी दूसरी कविता है, जंगल की तरह उगे। लोकतंत्र इसलिए तो नहीं सोचा होगा हमारे पुरखों ने कि आदमी कछुआ हो जाए। यह आदमी के बचने कतराने की तरकीब नहीं थी। ये उसके तपने पकने का, खुली हवा में सांस लेने का ख्वाब था। ये उसकी दुनिया को खूबसूरत बनाने की एक खूबसूरत नीयत थी, जिसे हम बहुत देर तक याद नहीं रख पाए, जिसमें हमने आनन फानन अपने छिपने की सुविधाजनक जगहें बना दी। हमें सामना करना था जबकि हम पीछे हट गए। हमें जूझना था जबकि हम दुबक गए। हम कुकुरमुत्ते हो गए इस दिव्य छतरी के नीचे, लिज लिजे फुसफुसे श्रम से झुके हुए। आओ एक बार हम इस मिट्टी में समा जाएं, एक बार फिर से जन्म लें इस लोकतंत्र में, जंगल की तरह उगें और खूब तन कर जिए। मेरी अगली कविता है, मेरा गांव गजा पट्टी पर सो रहा था। वो आकाश की ओर देखती थी। गांव की छत पर लेटी एक छोटी सी बच्ची, दो हरी पत्तियों और एक नन्हे गुलाब की उम्मीद में, जबकि एक बड़ा सा नीला मिसाइल जिस पर बड़ा सा यहूदी सितारा बना है, गांव के ठीक ऊपर आकर गिरा है, जहां इरिगेशन वालों का टैंक है। ये मेरा ही गांव है। धमक से उसकी पीठ के नीचे कांपती है धरती। ये मेरी ही पीठ है। अब क्या होगा? इस बच्ची ने उम्मीद छोड़ दी है। वो इंतजार करती है। 10, 9, 8, कच्चे डंगे, सड़ी हुई बल्लियां, जंग लगी चद्दरें टीन की ढह जाएंगी भरभरा कर पल में। उम्मीदें, मैंने ही छोड़ दी थी तमाम उम्मीदें। जबकि एक और मिसाइल आया है, लहराता हुआ सफेद सा। वो नदी की ओर चला गया है, जहां आईटीबीपी का कैंप है। और एक और जिस पर बहुत सारे सितारे और धारियां हैं, वो केलंग के पीछे करक्योक्स के ऊपर गिरा है, जहां बहुत बड़ा डैम बन रहा है। चारों ओर सन्नाटा है, न कंपन है, न धमाका है। सुनसान फाट पर इकलौती झाड़ी हिलती है तूफान में। कल्याश का एक सूखा डंठल टिका खड़ा है। गांव के नीचे हाईवे नंबर 21 पर बड़ी बड़ी टर्बो इंजन निस्सान गाड़ियां घसीट ले जा रही हैं
बड़े बड़े बोफोर्स, हॉविट्जर, जबकि गांव की छत पर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद सोती होगी। मिसाइलें बरसाता होगा गांव का आकाश अभी भी, और एक छोटी सी बच्ची अपने कलर बॉक्स में मिलान करती होगी, ऑलिव, मेटालिक, सिल्वर, पर्पल। मिसाइलें और पेंसिलें एक सी है। 7, 6, 5, 4। मेरे मन में उल्टी गिनती चल रही है, जबकि अभी तक कोई मिसाइल नहीं फटा है। अभी तक गांव में ब्लैकआउट नहीं हुआ है। फिर भी वो बच्ची छटपटा रही है सपने से बाहर आने के लिए। मेरी बेटी, मैंने तेरे लिए कितने खराब सपने बुन लिए हैं। अगली कविता है, शीर्षक कविता इस संग्रह का, इस आदमी को बचाओ। सड़क के किनारे ये जो धूल में लथपथ पड़ा हुआ काला नंगा आदमी है, जिसके होठों से गाढ़ी लाल धारी बह रही है, इस आदमी को बचाओ। हो गई होगी कोई बदतमीजी, गुस्सा आया होगा और गाली दी होगी इसने, भूख लगी होगी और मांगी होगी रोटी इसने, मन की कोई बात ना कह पाकर थोड़ी सी पी ली होगी इसने, 2 घड़ी नाच लिया होगा खुश होकर, और बेसुध सोता रहा होगा थक जाने पर। करीब जाकर देखो, चमकीली सड़क के किनारे फेंक दिए गए तुम्हारी सभ्यता के मलबे में धराशायी इस अकेले डरे हुए आदमी को। इस आदमी की यादों में पसीने की बूंदें हैं, इस आदमी के ख्वाबों में मिट्टी के ढेले हैं। देखो, तैर रही इसकी आंखों में दहशत की कथाएं, यह आदमी अभी जिंदा है। इस आदमी को बचाओ। इस आदमी को बचाओ कि इस आदमी में इस धूसर धरती का आखिरी हरा है। इस आदमी को बचाओ कि इस आदमी में इस धूसर धरती का आखिरी हरा है। इस आदमी को बचाओ कि इस आदमी में हारे हुए आदमी का आखिरी सपना है, कि यही है वो आखिरी आदमी जिस पर छल और फरेब का कोई रंग नहीं चढ़ा है। देखो, इस आदमी की कनपटियों के पास एक नस बहुत तेजी से फड़क रही है, कि पसलियां भले चटक गई हो, उनके पीछे एक दिल अभी भी बड़े ईमान से धड़क रहा है, कि कंधे भले उखड़ गए हों, बाहें हो चुकी हो नकारा, बेतरा कुचल दिए गए हों इसके पैर, तुम अपने हाथों से टटोलो, इस आदमी की रीढ़ अभी भी पुख्ता है। यह आदमी अभी जिंदा है। इस आदमी को बचाओ। इस आदमी को बचाओ। मेरे ख्याल में हो गया टाइम। धन्यवाद। अजय जी, मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज आप इससे अगली कविता देवता जरूर पढ़ दीजिए। छोटी सी कविता है, और क्योंकि ये जरूर। पर्सनली मेरी पसंदीदा, मैंने देखिए अपने बुक पे लिखा है बड़ा बड़ा कि ये मेरी पसंदीदा कविता है और प्यारी कविता थैंक यू। है। थैंक प्लीज। यू। मैं पढ़ता हूँ। देवता। वो मेरा साथ चुपके चुपके चला आया था शहर तक, हवा सा विरल और सरल कुछ, पानी सा गीला और तरल कोई, कुछ पत्थर सा कड़ा और बड़ा, कोई मेरा अपना एकदम सगा सा, मैं याद करता हूँ जिसे, और जो मुझे बचाता, संभालता, जिलाता मुझे एक खराब नीयत के खिलाफ, एक बर्बर समय में। अरे अरे, ये तो मैं था, खुद मैं। मेरे पुरखों के भोलेपन ने इसी को कह दिया होगा देवता। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ प्रदीप सैनी जी से कि प्लीज अपने सुंदर से कविता संग्रह में, कितना सुंदर कवर है इसका, इससे कुछ कविताएं हमें जरूर सुनाएं। दीप्ति जी, मुझे लगता है कि हमारे पास अभी समय है। मैं चाहता हूँ मिश्र जी से हम कुछ कविताएं और सुन सकते हैं। नहीं, बहुत है जरूर प्रदीप। जरूर। नहीं नहीं, आप एक जी दो नहीं, जरूर सुनेंगे। कविताएं। प्रदीप सैनी जी जरूर सुनेंगे, लेकिन एक प्रोटोकॉल पूरा कर लेते हैं हम हाँ, अपना। जी, फिर समय बचा तो जैसा विनोद शाही जी आदेश करेंगे उनके आदेश पर प्लीज। चलिए। ओके। ओके ओके। मेरी आवाज तो आपको आ रही है ना? स्पष्ट है। मैं पहली कविता पढ़ूंगा, एक पालतू दुख। पल पल चेहरे बदलने वाला कोई बहरूपिया है मृत्यु,
आएगी वह एक दिन हमारे बिल्कुल पास, और हमसे किसी हमारे ही अपने का चेहरा पहन मिलेगी। जब तक पहचान पाएंगे हम उसे, उसका पहना हुआ चेहरा रह जाएगा हमारे पास, और रह जाएगा दुख जिसे देकर वह लौट जाएगी। हम पहले इस दुख को कह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर आंखें उसे कह पाना आसान बना देंगी, और फिर जुबान। 2-4 दिन की अनिच्छा के बाद आखिरकार लौट आएगी हमारी भूख, और पीछे पीछे ही लौट आएगा दुख से कसैली हुई जीभ का स्वाद भी। ये सच है कि मृत्यु जीवन का विलोम नहीं है, लेकिन उसके बरक्स खड़ा करने को हमारे पास जीवन के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हम मृत्यु से हार गए और उससे कभी जीत नहीं पाएंगे, ये जानते हुए भी उससे बदला लेने की किसी अबोध जिद में हम मृत्यु से उपजे हुए दुख पर टूट पड़ेंगे। वह दुख जो हमें बहा ले जा सकता है जीवन के पार, उससे करते हुए 2-2 हाथ हम उसका गला घोट देंगे, लेकिन वह मरेगा नहीं। मृत्यु से उपजा हुआ दुख कभी नहीं मरता। हम बस उसे काबू कर पालतू बना लेंगे। अब वह हमारे साथ सोएगा, खाएगा, काम पर जाएगा और जीवन का उत्सव मनाएगा। दूसरी कविता है बहुत ही खूब रचना। आजाद औरतें। एक प्रेमी एक आजाद औरत की आजादी पर इस कदर फिदा है कि उसे प्रेम से गुलाम बनाने का सपना देखता है। एक आजाद औरत को एक बैरागी विस्मय से देखता है और अपने जीवन भर के बैराग पर शर्मिंदा होता है। एक व्यभिचारी एक आजाद औरत को एक संख्या की तरह देखता है और अपनी स्कोर शीट को याद करता है। एक कला मर्मज्ञ परखता है एक आजाद औरत को कला के नमूने की तरह, देखता है उसके जीवन में रंग संयोजन और बताता है कि एक पीली उदासी झरती है लगातार उसके भीतर, जिसे वह कभी नहीं बुहारती। एक गहरा लाल जंगली फूल है उसका दिल, जिस तक पहुंचने की लीक पीली उदासी से ढक गई है। नीला उसने पीठ में नहीं कंठ में धारण किया है। एक गुलाबी यदा कदा चमकता है सिर्फ स्मृतियों में, जबकि उसकी आत्मा में पड़ा घाव हमेशा हरा है। समाज सुनता है कला मर्मज्ञ की बात और उसकी बात में बात मिलाता हुआ कहता है, देखा बड़ी रंगीन होती हैं आजाद औरतें। यह सब देखता सुनता एक कवि उन्हें कविता में पुकारना चाहता है, लेकिन ऐसी भाषा की तलाश में गूंगा हो जाता है जिसमें औरत को वो आजाद कहकर पुकारे तो ऐसा कहना गाली ना लगे। अगली कविता है उसे करने पर पाबंदी थी। राह चलती लड़कियों को छेड़ना फैशन में था और यह मर्द बनने के क्रम में अनिवार्य शर्त की तरह लागू था। सरेआम लूटा जा सकता था किसी को, जलाया जा सकता था किसी का घर। गालियां बिखरी रहती थी नंगी सड़कों पर। पान की पीकों और बीड़ी के टोटों से ज्यादा खुलेआम किया जा सकता था पेशाब, अपहरण, हत्या और बलात्कार। प्रेम इन सब गुनाहों से बहुत ऊपर की चीज था। उसे करने पर पाबंदी थी। पाबंदियों में सुराख करना ही एक रास्ता था। प्रेम करने के लिए सिर्फ प्रेमी होना काफी न था, तिकड़मी होना एक अतिरिक्त योग्यता थी। प्रेम होने भर से संभव नहीं होता था। प्रेम उसे अपने घटित होने में तिकड़म का साथ चाहिए होता था। अपनी कहानी का प्रेमी अपने दोस्त की कहानी में डाकिया
चौकीदार या लड़की के धर्म का भाई कुछ भी हो सकता था। अपनी कहानी की प्रेमिका अपनी सहेली की कहानी में इतनी धार्मिक लड़की हो सकती थी जो उसे साथ लिए बिना किसी भी पूजा, जगराता या भंडारे में ना जाती हो, या इतनी डरपोक कि किसी किसी रात घर में अकेले होने पर अपनी सहेली को अपने घर रोक लेती हो। तो कुल मिलाकर तिकड़म का बोलबाला प्रेम से ज्यादा था। ऐसे ही किसी तिकड़म से प्रेम के 2 पल छीने वे दोनों चोर दरवाजों से चोर ठिकानों तक चोरों की तरह पहुंचे थे। उन्होंने कुछ नहीं चुराया वहां से। लोगों की नजरों से बचने को वे पहले ही जल्दी में थे। हड़बड़ी में लिए गए चुंबन भी उनसे वहीं छूट गए। वे प्रेमी थे, चोर नहीं। लेकिन उनके प्रेम की चोरी पकड़ी गई। लोग थे कि अपराधियों से पहले प्रेमियों को ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाते थे, जबकि उनसे बचने को उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेम पत्रों को जलाया और मिटाए काया से एक दूसरे के स्पर्श और जुबान से एक नाम की स्मृति। लेकिन वे बेदाग बच निकलने में नाकाम रहे। उनकी आंखों में चमकते प्रेम ने उनका भेद खोल दिया। सबूत मिटाने में वे माहिर नहीं थे। वे प्रेमी थे, हत्यारे नहीं। लेकिन उनकी हत्या के लिए उनका प्रेमी होना काफी था। एक दिन आबादी से दूर पड़ी मिली उनकी लाश। प्रेम सब गुनाहों से बहुत ऊपर की चीज था। उसे करने पर पाबंदी थी। क्या बात, खूबसूरत रचना है। क्या दीप्ति जी कुछ कविताएं सुना सकता हूँ और समय है? बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, स्वागत है आपका। एक अगली कविता है सतह के नीचे। उसके पवित्र सौंदर्य से अभिभूत इस बात पर कौन माथा पच्ची करता है कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। उनसे कितनी दूर आकर खिलने का पोषण वह कहाँ से पाता है। कितने अंधेरे उसके पानी में शामिल हैं। कहते हैं उसका बीज सालों साल नहीं सड़ता, वह पड़ा रहता है भीतर कहीं छुपा हुआ। आप जब भूल जाते हैं उसे मृत समझ, वह फूट पड़ता है कीचड़ की मलिन और असुंदर दुनिया से अपने अनुकूल नमी और उष्मा पाकर आपको चकित करता हुआ। अगर प्रेम को हम एक फूल की तरह देख सकते तो सतह के ऊपर वह हूबहू एक कमल दिखता। सतह के नीचे देखता ही कौन है। शुक्रिया दीप्ति जी। जी सर। जी अब हम विनोद शाही जी से सभी लेखकों की रचनाओं के बारे में, सभी कवियों की रचनाओं के बारे में, उनके क्या विचार हैं, वो हम और दर्शक सभी जानना चाहेंगे। विनोद शाही जी, आप जो भी कुछ कहना चाहें, आशीर्वाद समझ हम उसे ग्रहण करेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार दीप्ति जी। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मेरा फोन थोड़ा गड़बड़ा गया था। तो पहले 2 कवियों की कविताएं मैं लगभग सुन ही नहीं पाया, और उसके बाद अजय जी और प्रदीप जी की कविताएं ही मुझ तक पहुंच पाई। तो जैसा प्रदीप जी ने कहा, अगर एक एक कविता मिश्र जी और अरुण आदित्य जी और सुना दें तो मैं आपके प्रति आभारी होऊंगा। उसके बाद मैं अपना वक्तव्य देता हूँ। जी क्या बात है, ये तो हमारे मन की मुराद पूरी हो गई। तो प्लीज सर, आपका स्वागत है। अरुण जी, आप अपनी कुछ रचनाएं विनोद शाही जी के कहने पे सुना दीजिए। और प्रदीप जी तो सुनना ही चाह रहे थे पहले से। अरुण जी, अरुण जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ। जी सर, स्वागत है।
कविता का शीर्षक है अन्योन्याश्रित। हवा चूमती है फूल को और फिर नहीं रह जाती है वही हवा कि उसके एक एक झोंके पर फूल ने लगा दी है अपनी मोहर। और फूल भी कहाँ रह गया है वही फूल जी अरुण जी, मुझे लगता है फिर कुछ समय बाद नेटवर्क इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए प्रदीप जी मैं चाह रही थी कि हमारा प्रोटोकॉल पूरा हो जाए जब तक नेटवर्क सबका अच्छा चल रहा है। जी जी, तो कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं कि अगर लिख दी है अच्युतानंद जी, सिहरन महक के होने से। जी वैसे अच्युतानंद सॉरी अरुण जी की पुस्तक मेरे पास है और ये कविता भी मेरे पास है, मैं अगर पढ़ के सुना दूं तो। हाँ, वो बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। अरुण जी मुझे आज्ञा दें, आपका नेटवर्क थोड़ा ऑडियो में इश्यू आ रहा है, आपकी अन्योन्याश्रित कविता मैं पढ़ के सुना देती हूँ, मेरा ठीक है, थॉट ठीक। भी पूरा हो जाएगा। जी जी जी। अन्योन्याश्रित कविता है। अन्योन्याश्रित। हवा चूमती है फूल को और फिर नहीं रह जाती वही हवा कि उसके हर झोंके पर फूल ने लगा दी है अपनी मोहर, और फूल भी कहाँ रह गया है वही फूल कि उसकी एक एक पंखुड़ी पर हवा ने लिख दी है सिहरन। फूल के होने से महक उठी है हवा, हवा के होने से दूर दूर तक फैल रही है फूल की खुशबू। इस तरह एक के स्पर्श ने कितना सार्थक कर दिया है दूसरे का होना। ये वाह, एक छोटी सी कविता है और संकलन की पहली ही कविता है अन्योन्याश्रित। अरुण जी आपका ऑडियो ठीक हो गया हो तो प्लीज आप कोशिश करें। जी मैं कोशिश करता हूँ एक और कविता सुनाने जी की। सर। कविता का शीर्षक है कागज का आत्मकथ्य। आवाज आ रही दीप्ति जी? जी सर, जी स्पष्ट है। अपने एकांत की छाया में बैठ जब कोई लताधर लड़की मेरी पीठ पर लिखती है अपने प्रिय को प्रेम पत्र, तो गुदगुदी से फरफरा उठता हूं मैं। परदेश में बैठे बेटे की चिट्ठी बांचते हुए जब कांपता है किसी जुलजुल माँ का हाथ, तो रेशा रेशा कांप जाता हूं मैं। और उसकी आंख से कोई आंसू टपकने से पहले अपने ही आंसुओं से भीग जाता हूं मैं। गुस्से से सुलग उठता हूँ महाजन की वही में जब कोई बेबस अपने ही दुर्भाग्य के दस्तावेज पर लगाता है अंगूठा। मुगालते भी पाल लेता हूँ कभी कभी, मसलन जब उत्तर पुस्तिका की भूमिका में होता हूँ तो इसी खुशफहमी में डूबता उतराता हूँ कि मेरे ही हाथ में है नई पीढ़ी का भविष्य। रुपए की कविताओं में और अरुण जी की कविताओं में और बाकी कविताओं में उनकी तरफ बाद में आता हूं। मैं थोड़ा सा इन कवियों के अलग व्यक्तित्व को पहचानने के लिए क्या सूत्र हो सकते हैं पहले उनकी बात करता हूं, फिर उन विचार बिंदुओं की बात करूंगा जो इन कविताओं की मार्फत हम तक पहुंचते हैं, और वो बड़े विचार हैं और वो बड़ी बात है जिनको इन कविताओं की मार्फत हमें समझना चाहिए। इसी क्रम के अंदर अजय जी की कविताओं को जब मैं पढ़ता हूं, आज उन्होंने जो कविताएं पढ़ करके सुनाई उनको भी मैंने सुना। उनमें एक कविता शेर वाली जब मैं सुन रहा था तो वो लगभग उसी क्रम में कविता आई जिस क्रम में मैंने उनकी कविताओं को पढ़ा और देखा और समझने की कोशिश की। मैंने पाया कि उनके पास आज वहां से कुछ अनुभवों को बटोर करके अपने समय में फिर से दाखिल होने की एक अलग तरह की विधि उनकी कविताओं में आपको दिखाई देगी। जैसे एक शेर कविता, मनुष्य का
एक पशु के साथ जो संबंध है, यानी दोनों को रहने के लिए जगह नहीं चाहिए, तो वो पशु के साथ एक संबंध बनाते हुए उनके बिंब जो हैं आप पाएंगे कि जंगल से पक्षियों से, वनस्पतियों से, वहां से बहुत आ रहे हैं। और मैं समझने की कोशिश करता रहा कि क्या मामला है। आज की हमारी सभ्यता की आलोचना करने के लिए वो वहां पीछे मौजूद बहुत सारी चीजों के साथ संपर्क साधते हैं और वहां से चीजों को ले आके यहाँ पर वो सुनाई देंगे। ये थी कविता है, बड़ी सशक्त कविता है। तो एक यति है, वो काल्पनिक प्राणी है, लेकिन वो है और हमारे डर का और भय का वो प्रतीक है। लेकिन यति एक ऐसी चीज है जो यानी नरेटर जो है और यति दोनों के ऊपर जब संकट आता है तो दोनों एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। यानी यति जो है वो भी बचना चाहता है और वो भी चेहरा छिपा रहा है, और जो नरेटर है, आज के समय का संकट का शिकार आदमी, वो यति को सामने रख करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस तरह की चीजों के माध्यम से जो आरण्यक हमारा अतीत था और सभ्यता के जो पीछे छूटे हुए सूत्र थे, उनको बटोर कर वो जिस तरह से कविता में ला रहे हैं और उसके माध्यम से हमें अपने समय को अधिक गहराई में समझने के लिए समृद्ध कर रहे हैं। ये उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू है जो उनको शेष कवियों से अलहदा करता है, विशिष्ट बनाता है। और चौथे कवि की विशिष्टता की अगर बात करूं, उनके विशिष्ट व्यक्तित्व का आज उस जो कविताएं वो सुना रहे थे, वो कविताएं वो नहीं थी जो मैंने उनकी कविताओं के मूल सूत्र के रूप में देखी। मैंने पाया कि इस कवि के भीतर एक दार्शनिक भी छिपा हुआ है। वो कविताएं पता नहीं क्यों आज मंच से उन्होंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उनके आप संग्रह को पढ़ेंगे तो देखकर हैरान हो जाएंगे। भाषा के स्रोत में जाते हैं वो, जो हमारे प्रकृति के मूल तत्व हैं, अपनी कविताएं लिखते हुए भी असल में अवसाद को, पीड़ा को और मनुष्य के भीतर क्या बीतता है उसको चित्रित करते हैं। कविता इतिहास का वृत्तांत नहीं होती। कविता इतिहास के भीतर मौजूद एक व्यक्ति के साथ क्या घटित होता है उसके वृत्तांत की तरह खुलती है। और जब वो हम एक मनुष्य के वृत्तांत की तरह युद्ध को देखते हैं तो वो एक तरह से युद्ध की विभीषिका और इतिहास की विभीषिका के ऊपर एक गहन मानवीय टिप्पणी हो जाती है। तो कविताएं जो हैं हमें इस रूप में संवेदनशील बनाती हैं। ये सारे कवि जो हैं इस रूप में हमें, यानी अगर वो युद्ध और इतिहास के बारे में सचेत हैं तो वो युद्ध और इतिहास के बारे में सचेत नहीं है। वो युद्ध में होने वाले युद्ध के बारे में नहीं लिख रहे हैं, वो इतिहास की प्रक्रियाओं के बारे में नहीं लिख रहे हैं। वो इस बारे में लिख रहे हैं कि युद्ध जब घटित होता है तो मनुष्य के साथ क्या बीतती है और मनुष्य के भीतर कौन सा युद्ध चल रहा होता है और उससे पहले और बाद में कौन से युद्ध हो रहे होते हैं जिनके भीतर से होकर के मानव जाति को गुजरना पड़ता है। ऐसा करते हुए ये कविताएं मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनाती हैं और गहराई के अंदर ले जाती हैं। और आप देखिए कि संबंधों की कविताएं लगभग सबके पास हैं। स्त्री पुरुष संबंधों की भी हैं, पिता और बच्चों, माता पिता और उनकी संतानों के साथ संबंधों की भी हैं, पति पत्नी संबंधों की भी हैं, तरह तरह की शेड्स हैं, तो मित्रों की भी हैं। तो ये जो संबंधों का मामला है, इसके अंदर भी संबंधों के माध्यम से एक दूसरे के सांचे में ढलते हुए भी अपने आप को बचा ले जाने की बात। सभी लोग, जैसे एक अन्योन्य आश्रित कविता, अब वो एक हवा और फूल की आपसदारी है, लेकिन हवा और फूल वही नहीं रहते बाद में जो पहले थे। ऐसे ही तमाम संबंध हैं, स्त्री पुरुष या अन्य तमाम संबंध, जब वो आपस में मिलते हैं तो वही नहीं रहते जो पहले थे। सभी एक दूसरे के व्यक्तित्व का एक हिस्सा लेकर के फिर वो अपना जीवन एक नए रूप में शुरू करते हैं। और जब वो अतीत को भी याद करते हैं तो अतीत भी उस रूप में नहीं आता। मैंने कई कवियों की कविताएं पढ़ी जिनमें स्मृतियों के ऊपर बहुत जोर है, लेकिन वो स्मृतियों का आख्यान नहीं है,
स्मृतियां अपने समय में जब आती हैं और उनको हम दोबारा जीते हैं तो वो एक नया आख्यान रचती हैं। वो आख्यान क्या है? उसके अंदर अतीत और वर्तमान के बीच की दूरी और उसके ऊपर जो स्मृतियों के ऊपर धूल जम गई होती है और वो तमाम अपेक्षाएं, इच्छाएं जो मर गई होती हैं और तमाम नई चीजें जो पूरी होने से रह गई होती हैं, वो तमाम चीजें उघड़ करके सामने आ जाती हैं। तो वो जो स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां ठहरी हुई स्मृतियां नहीं है किसी भी कवि के पास। वो स्मृतियां मनुष्य को और जागृत करने के लिए आई हुई स्मृतियां हैं। वो उन स्मृतियों का अपना एक इतिहास है, कि अपना जीवन है। स्मृतियों के जीवन को लिखती हुई कविताएं, ये बड़ी अलग तरह की बात है। एक कहानीकार, कथाकार जब लिखता है तो वो स्मृतियों का आख्यान लिखता है। यहां पर स्मृतियां जैसे स्वयं एक व्यक्तित्व लेकर के आती हैं, मनुष्य रूप लेकर के आती हैं और वो अपना वृतांत खुद रचने लगती हैं और जीने लगती हैं। तो ये इस रूप में इतिहास घटित होता है। यानी इतिहास या तो व्यक्ति के अनुभव के रूप में हम इन कविताओं में प्रवेश करता है, या स्मृतियों को उसका जीवन देने के रूप में प्रवेश करता है। तो यानी आप ये देखिए कि इस रूप में आप इन कविताओं को पढ़ेंगे तो कविताएं लगेगा कि कुछ सामान्य अनुभव की कविता भी कितनी विराट तहों को खोलती हुई और यथार्थ के किन परतों को खोलती हुई कविताओं के अंदर बदल जाती हैं। ये सामान्य कविताएं नहीं है। सभी कवि बहुत सशक्त रूप में गहराई में उतरते हुए अपने समय का वृतांत रच रहे हैं, और अपने समय का वृतांत इस रूप में रच रहे हैं कि वे कविता को भी समृद्ध कर रहे हैं और कविता को भी एक नया व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हर कवि कविता को एक नए रूप में रचता हुआ, गढ़ता हुआ हमारे सामने आ रहा है। और ये बात बहुत आश्वस्त करने वाली है कि सभी कवियों को के पास अपना क्षेत्र है, अपनी दिशाएं हैं, अपनी दिशाओं में आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसलिए इनके बीच में तुलना करना व्यर्थ है। मैं समझता हूं कि कवियों को कि आपस के अंदर तुलना नहीं करनी चाहिए कि ये कवि दूसरे कवि से औना है, पौना है, या ऊंचा है या छोटा है। वह नहीं, यह देखना चाहिए कि कवि हमें क्या काव्य अनुभव दे पाने में समर्थ है या नहीं है। उसके पास कविता की भाषा है और उसकी कविता की भाषा हमें किसी गहरे अनुभव तक ले जा सकती है या नहीं, इतना देखना भर पर्याप्त होता है। उसके अंदर अगर आप गहराई और ऊंचाई को नापना चाहें तो वहां पर जरूर आप कोटियां तय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए सभी का विस्तार भी अलग अलग होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये हम जिन कवियों को आज देख रहे हैं, ये युवा कवि नहीं है, ये भविष्य के बड़े कवि हैं। यदि इनकी कविताओं का सफर इसी रूप में जारी रहता है तो निश्चित रूप से ये हिंदी कविता को समृद्ध करने में एक बड़ा योगदान देने वाले कवियों के रूप में उभर कर हमारे सामने आएंगे। उम्र में बहुत छोटे होते हुए भी, जैसे अजय जी या प्रदीप जी अभी लिखना शुरू किया है उन्होंने, लेकिन पहले ही संग्रह में इतनी सशक्त कविताओं को दे पाना ये एक चुनौती भरी बात है। और अरुण जी और अच्युतानंद जी, इनको तो पूरा हिंदी जगत पहले से ही जानता है, लेकिन इन संग्रहों की मार्फत उन्होंने और उम्मीद जगाई है। और लगता है कि भविष्य में जो ये कविताएं देने वाले हैं वो ऐसी कविताएं होंगी जिनको कभी उपेक्षित नहीं किया जा सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इन कवियों के संबंध में जो बातें कहना चाहता था, बहुत आश्वस्तिपूर्ण स्वर के साथ और उम्मीद के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। आज आपने दीप्ति जी ये अवसर जुटाया कि इन कवियों को सुनना हो पाया, ये मेरे लिए एक बड़े अद्भुत अनुभव की बात है। आखिरी बात कहना चाहूंगा कि एक कविता की परिभाषा करते हुए एक अंग्रेजी के आलोचक ने एक बात कही थी कि यहाँ आकर के समय ठहर जाता है। अब ये जो समय का ठहरना है और बिंब का ठहरना, चीजें तमाम बदल रही हैं। परिवर्तन में जब आप अचानक ठहरते हो तो परिवर्तन को और इंटेंसिटी से और उदाम तरीके से देखते हो। तो मैं समझता हूं कि ये कविताएं हमें ये बताती हैं कि यहाँ हम समय में ठहर ही नहीं रहे, बल्कि
ठहरते हुए हम समय के परिवर्तनों को और गहराई से और शिद्दत से और संवेदनशीलता के साथ देखने में समर्थ होते हैं। ये बड़ी बात है। इन संभावनापूर्ण कवियों की इन संग्रहों को आप गहराई से पढ़ेंगे ही नहीं, इनकी कविताओं के साथ जिएंगे और लगातार इनको बार बार पढ़ते हुए इन कवियों के साथ एक रिश्ता बनाएंगे, इस उम्मीद के साथ मैं इन कवियों को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद विनोद शाही जी। सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम की समाप्ति की जाए और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। थैंक यू जी, सभी का धन्यवाद। आभार।